मैं खुद डरा हुआ था कि मैं क्लाइंट से इतना प्रीमियम ले सकता हूं क्या। शुरुआत करने की अगर बात करूं तो मैं इंश्योरेंस फील्ड में कभी आना ही नहीं चाहता था। मेरे को उस टाइम पे सबसे घटिया काम लगता था डोर टू डोर जाकर के लोगों को क्रेडिट कार्ड देना। अगर इंश्योरेंस या कोई भी चीज प्रोडक्ट से बिकती तो आप और हम आज यहां नहीं बैठे होते। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, जयपुर से। मेरा जन्म भी राजस्थान में ही हुआ है, रामगढ़ शेखावाटी। और पूरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब जयपुर में हुई है। तो मैंने शुरू के अपने कई साल करियर के जयपुर में ही निकाले हैं। मतलब कई साल भी क्या, हाँ कह सकता हूँ 5 साल शुरू के, 6 साल जयपुर में निकाले हैं। तो मे बी आज कह सकते हैं मैं इंश्योरेंस फील्ड में हूँ। आज मेरे को 24 साल हो जाएंगे अगले कुछ महीनों में काम करते हुए इस फील्ड के अंदर। तो लेकिन शुरुआत करने की अगर बात करूँ तो मैं इंश्योरेंस फील्ड में कभी आना ही नहीं चाहता था। कभी नहीं आना चाहता था इंश्योरेंस फील्ड में। शुरुआत मैंने की थी क्रेडिट कार्ड डिवीजन से की थी। क्रेडिट कार्ड बेचते थे, वो भी मेरे को उस टाइम पे सबसे घटिया काम लगता था, डोर टू डोर जाकर के लोगों को क्रेडिट कार्ड देना। और क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई जानता तक नहीं था कि क्रेडिट कार्ड होता क्या। ये बात कर रहा हूं मैं 2000 की। प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको। उस टाइम पे किसी के पास पहुंचते थे तो बोलता था ये क्या है। हम गवर्नमेंट ऑफिस में घुस जाते थे ऐसे ही लोगों को क्रेडिट कार्ड बताना। सिल्वर कार्ड 750 रुपए, गोल्ड कार्ड 1500 रुपए फीस। लोग बाग भगा देते थे कि सबको जेब में कैश रख के चलने की आदत इंडिया में उस टाइम पे थी। आज तो डिजिटल इंडिया हो गया है। तो बट वो भी घटिया काम लगता था, लेकिन जैसे तैसे कर लिया। फिर आईसीआईसीआई बैंक में आए, एचएसबीसी में जॉब की, लोन डिवीजन में था। दो इंश्योरेंस हम तब भी करते थे उसके साथ में, होम लोन के साथ में क्लब करके इंश्योरेंस तब भी एडवाइस करते थे, टाटा एजी का प्रोडक्ट। बट लोन में क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आता है, उसकी नीड होती है। इंश्योरेंस में आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। क्लाइंट आपको भगा भी देता है, अरे नहीं चाहिए, इंश्योरेंस सुन के ही भगा देता है। तो मैं इंश्योरेंस फील्ड में कभी आना ही नहीं चाहता था एक्चुअली। 2000 के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर इंश्योरेंस मार्केट का, और एलआईसी के अलावा बाकी इंश्योरेंस कंपनी को भी मौका दिया गया था टाई अप करके फॉरेन इंश्योरर के साथ में इंडिया में काम करने का। तो उस टाइम पे 2000 में मैक्स ने मुझे अप्रोच किया था, बट मैंने इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया था कि मेरे को जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस फील्ड में घुसना ही नहीं था। कि कौन जा जा करके लोगों के दरवाजे पे खड़ा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और वो भगा देंगे, नहीं चाहिए। तो ये माइंडसेट था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है आप उसको कितना भी नकार लो, एक दिन आपके दरवाजे पे आ ही जाती है वो चीज। और लैंडेड अप इन इंश्योरेंस फील्ड होनी मैक्स के साथ में। तो 2006 में मैक्स ने मुझे अपॉइंट किया। जिस कंपनी को मैंने इंटरव्यू देने के लिए मना किया था, फाइनली उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2006 में, और जोधपुर रीजन में मेरे को ट्रांसफर किया गया। इस तरीके से मैं मैक्स में जुड़ गया था। बट फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, जो रंजीत ने अभी बोला भी, यस डेफिनेटली एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। फादर मदर, 2 एल्डर सिस्टर हैं मेरी। बचपन हाँ फाइनेंशियली एक उस टाइम का मिडिल क्लास फैमिली जो थी, हमेशा उसी चैलेंजेस में बीता कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि अगर कुछ चाहिए तो हाँ चलो ले लिया। 10 बार सोचना पड़ता था कुछ लेने के लिए भी। वो परिस्थितियां फैमिली की देखी थी, इसलिए बहुत जल्दी अपने कम उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। 12th के बाद आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, और ग्रेजुएशन के मैंने काम करते करते, नौकरी करते करते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो वो दिन देखे, इसलिए वो फाइनेंसेस की नॉलेज, समझ कि कितना जरूरी है पैसा बचाना क्या है, वो समझ में बहुत जल्दी उम्र में आने लग गया था। मेरे जो जितने फ्रेंड्स जब रेगुलर अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके एमबीए कर रहे थे, तब मैं नौकरी के साथ साथ अपने एमबीए की डिग्री कंप्लीट कर रहा था सिम्बोयसिस पुणे से। तो वो सिचुएशन अलग थी। बट कमिंग बैक टू, हाँ जोधपुर में लैंड हो गया मैं। कुछ पता नहीं सिटी के बारे में, कोई नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने एक चीज हमेशा अपनी मेंटेन करके रखी, प्रेजेंटेशन। मैं एचएसबीसी में जब था, मैंने मेरी पहली गाड़ी खरीद ली थी, सेकेंड हैंड ली थी, लेकिन ले ली थी ओपल एस्ट्रा। और ओपल एस्ट्रा 2005 के अंदर, उस टाइम पे ओपल एस्ट्रा वन ऑफ द लग्जरियस कार कहलाई जाती थी। वो अपने टाइम की सबसे लग्जरी कार थी। अगर आप कोई पुरानी मूवीज भी इंडिया की उठा के देखेंगे तो लोग आपको ओपल एस्ट्रा चलाते दिखेंगे। तो मैंने वो गाड़ी खरीद ली थी।
तो वो लेकर के मैं जोधपुर ड्राइव करके चला गया, अपना वहां पे काम करना शुरू किया। गांव में जाते थे, खेतों में बैठ करके लोगों को पॉलिसी, तो लोग पहले तो थोड़ा इंप्रेस वही हो जाते थे कि सामने वाला कौन आ रहा है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल से, आपके पहनावे से, क्या किस में गाड़ी में आप आए हो। एक तो कोई पैदल चल के झोला उठा करके जा रहा है और सामने वाले को समझा रहा है, वो इंप्रेशन अलग है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन में मायने रखती है जब आप किसी से मिलते हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ता था। शुरू में मेरे को चैलेंज आया इंश्योरेंस फील्ड के अंदर, क्योंकि नया फील्ड था। तो मैंने शुरू के 5-6 महीने मेरे को इतना चैलेंज आया पॉलिसी सेल करने के लिए। मेरे पास टीम थी मैक्स के अंदर जो मेरे को रिपोर्ट करते थे, 5-6 लोग। तो वो इंश्योरेंस का उनको थोड़ा नॉलेज था, तो मेरे को ये डर हुआ कि अगर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है और मेरे बंदों को ज्यादा नॉलेज है तो इनको लगेगा किसको भेज दिया हमें लीड करने के लिए। तो मैंने मेरे सुपरवाइजर को, एवीपी को, उनका नाम मैं आज भी जानता हूँ, अजय विरमानी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे मैक्स में, मैंने उनको बोला आप आइए। वो ट्रैवल करके जोधपुर आए गुड़गांव से, उनके साथ में मैं घूमा, समझा कि प्रोडक्ट इंश्योरेंस को पिच कैसे किया जाता है, बताया कैसे जाता है, लोगों को समझाया कैसे जाता है। वो दिन है 2006 का और आज का दिन है। मैं इंश्योरेंस से कभी वापस निकला ही नहीं, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई, इंश्योरेंस प्रोडक्ट से नहीं बिकता है, या कोई भी आप एडवाइजरी करते हैं ना, वो प्रोडक्ट से नहीं बिकते कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो सामने वाला क्लाइंट ऐसे खरीद लेगा। अगर प्रोडक्ट पे ये चीजें बिकती होती तो आपकी और हमारी जरूरत ही नहीं थी ना। इंश्योरेंस कंपनी अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट एडवर्टाइज करती, हर कोई लॉगिन करके खरीद लेता। आज बिकता है ना, टीवी, फ्रिज सब अमेजोन से लोग ऑर्डर कर देते क्योंकि उनकी नीड है, खरीद लेते हैं। कितना भी महंगा फ्रिज हो, कितने का भी हो, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ले लेते हैं। अगर इंश्योरेंस या कोई भी चीज प्रोडक्ट से बिकती तो आप और हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। ना इंश्योरेंस कंपनी को हमारी जरूरत होती, ना म्यूचुअल फंड कंपनी को हमारी जरूरत होती। लोग बाग डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदते। ये बिकता है इमोशनल टच से, अंडरस्टैंडिंग से, नॉलेज से, सामने वाले को समझने के तरीके से, वैसे बिकता है। तो वो मेरे को वो चीज जिस दिन समझ में आ गई थी, मैंने कहा इससे इजी प्रोडक्ट कुछ और नहीं हो सकता बिकना, इंश्योरेंस। क्योंकि अब मैं तो सिंपल सा बोलता हूँ भाई, आई एम इन सोशल सर्विस, और ऐसी सोशल सर्विस है जिसमें हमको इनकम मिलती है। पहला सोशल सर्विस है जो आपको पे करता है सोशल सर्विस के लिए भी। अदरवाइज सोशल सर्विस क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है ना हर कोई। हम सोशल सर्विस करते हैं लेकिन वी गेट पेड फॉर दैट। क्या कर रहे हैं हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, फैमिली सिक्योर कर रहे हैं, हम उनके फाइनेंसेस सिक्योर कर रहे हैं खुद के लिए और उनके आने वाली जनरेशंस के लिए। वो हम कर रहे हैं, और वो काम करने के लिए वी गेट पेड, नॉट बाय क्लाइंट, बाय द कंपनी हु अपॉइंट्स अस, जिनके लिए हम एडवाइजरी कर रहे हैं। तो ये चीज है कि ये अंदर से है। तो मैंने वो चीज सीखी और आज मेरे को इतने साल हो गए हैं, इंडिया से निकल के भी मैं ग्लोबली उस चीज को कर रहा हूं। तो मैक्स ने उस चीज को समझा। मैक्स के लिए मैं आपको मैक्स का एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग मैं हैंडल करता, जोधपुर था तो मैं जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर रीजन हेड करता था। तो मेरे पास बंदे अपॉइंटेड थे जो जोधपुर में काम करते थे, बाड़मेर में थे, जैसलमेर में थे। मैं ट्रैवल करता रहता था। अब आई डोंट नो आपने किन परिस्थितियों में पॉलिसीज सेल की है, क्या काम किया है। मैं जैसलमेर पहुंचा, बैंक के साथ हमने टाई अप कर रखा था। तो बैंक की ब्रांच में मैं पहुंचा जैसलमेर के अंदर। तो मैंने मैनेजर को बोला बिजनेस करते हैं। तो वो छोटी सी ब्रांच है जहाँ पे मतलब ज्यादा लोग नहीं, 2-3 लोग होते थे। तो बोला ठीक है मनीष जी, मैं आपके साथ एक एम्प्लॉय को भेजता हूँ, वो आपको बाइक पे लेकर के जाएगा। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, एक गाँव है, वहां पे हमारी दूसरी ब्रांच है, वहां पे वो कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोला आपकी गाड़ी वहां नहीं जा पाएगी, आपको गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, बाइक पे बैठ के चले जाएंगे उनके साथ में। मैं उसके साथ बाइक पे बैठा। उसने सबसे पहले तो मुझे क्या किया, एक पेट्रोल का कैन पकड़ा दिया साथ में। मैंने कहा पेट्रोल का कैन क्यों पकड़ा दिया? बोले पूरे रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, अगर खत्म हो गया ना तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हमको पेट्रोल साथ में कैरी करना पड़ता है, तो आप पकड़ के बैठ जाओ पीछे। चलो ठीक है, पकड़ के बैठ गए पेट्रोल कैन। हम आधा घंटे का ड्राइव करके उसके बाद गांव में पहुंचे। वहां पे ब्रांच थी, ब्रांच के अंदर कुछ नहीं है, एक टेबल रखी हुई है, एक पानी पीने का घड़ा रखा हुआ है, 2 चेयर है और एक अलमारी रखी हुई है उसके लिए, और आसपास घर कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन क्लाइंट इंश्योरेंस लेगा? बोले आप वेट करो। उसने एक जने को बुलाया, बोले ये क्लाइंट है, आप इनको समझाओ। धोती कुर्ते के अंदर फार्मर काश्तकार हुआ आया, उसको हमने समझाया। उस टाइम पे यूलिप का चलन बहुत था, जो प्रोडक्ट मार्केट में उस टाइम पे चलते हैं वही प्रोडक्ट सेल होते हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो ये बात है 2007 की। तो वो आया, हमने कहा उसको समझाया, 50,000 रुपीज प्रीमियम का प्लान था 3 साल का।
हमने कहा 50,000, ये मन में ये था ये कैसे देगा 50,000। खुद को एक वो हो रहा था कि इसके पास कहाँ से आएगा। तो बोला अच्छा ठीक है आप आइए मेरे साथ। वो अपने घर पे लेकर के गया, झोपड़ी टाइप थी, वहां पे उसने मिट्टी में हाथ डाला, खोदा, अंदर से एक मटकी निकाली, उसमें से 50,000 रुपए निकाले, बोले ये प्रीमियम पहला। कैश उस टाइम पे एक्सेप्ट होता था, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर लिया जाता था। वहां पे कम से कम भी नहीं करते 200-200 मीटर की दूर पे कुल 15 एक घर होंगे। वो पहला दिन था जो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, उस दिन हमने उस गांव का एक घर नहीं छोड़ा जिसने पॉलिसी हमसे नहीं ली। और वो इसलिए नहीं ली, मैं आपको फिर बताता हूं, वो इसलिए नहीं ली कि प्रोडक्ट अच्छा था, वो इसलिए ली क्योंकि उनका हमारे साथ रिलेशन बन गया था, उनको हम पे विश्वास हो गया था, हम जो उनको समझा रहे हैं वो चीज सही। दो बैंक वालों का भी उसके अंदर सपोर्ट रहा, लेकिन एक वो कनेक्शन बन गया था। तो मैं इंश्योरेंस में हमेशा एक चीज बोलता हूं, या इन्वेस्टमेंट में भी एक चीज बोलता हूं, जब तक वो बात मेरे दिल से निकल के सामने वाले के दिल तक नहीं जाएगी ना, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा। आप दिमाग लगा के, तिकड़म लगा के कितना भी समझा लो, जरूरी नहीं है वो क्लाइंट समझेगा, और समझेगा भी तो जरूरी नहीं है वो क्लोज होगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि वो चीज होगी अगर उसको आप पे ट्रस्ट आया। ये प्रोडक्ट्स तभी बिकते हैं अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आप बिक रहे हो, आपकी जबान बिक रही है। तो मैंने उस चीज पे बहुत बिलीव किया एंड पीपल ट्रस्टेड मी। और आज की डेट में ये तो चलो कोविड के बाद ये जूम कॉल और टीम कॉल आ गए हैं, नहीं तो पहले तो फेस टू फेस मीटिंग होती थी। एंड ट्रस्ट मी, आज मॉरिशस बैठ करके मैं क्लाइंट्स डील करता हूं नाइजेरिया, केनिया, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, यूके। अभी मैं क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, यूके के क्लाइंट है जिनको कहीं से मेरा रेफरेंस मिला, ही अप्रोच्ड मी, और ही इज अ ओनर ऑफ अ बिग फर्म। उनकी एनुअल इनकम की भी अगर मैं बात करूं, $5 लाख के आसपास उनकी एनुअल सैलरी है। एनुअल $5 लाख का मतलब है तकरीबन 4 करोड़ के आसपास की उनकी एनुअल सैलरी है, इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं। और अच्छा खासा उनका नेटवर्थ है। कहीं से उनको मेरा रेफरेंस मिला, उन्होंने कांटेक्ट किया, मैं उनसे मिला नहीं हूं, फोन पे बात हुई है, और ना फेस टू फेस कोई मीटिंग हुई है, कुछ नहीं हुई है। उन्होंने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ा, मैंने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनका मेडिकल यूके में अरेंज कराया, मेडिकल में कुछ रिक्वायरमेंट्स आई, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनसे बात करके हटाऊं कि मुझे ये चीजें चाहिए, आप प्रोवाइड कीजिए। वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? एक ट्रस्ट बन गया। उनको जिनसे फीडबैक मिला, मे बी वो मेरे क्लाइंट रहे हैं, या मेरे एडवाइजर रहे हैं, या मेरे बिजनेस पार्टनर रहे हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस मिला, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे बारे में जाना, खुद के बारे में बताया, और एक वो ट्रस्ट बन गया। तो फिजिकल मीटिंग तो सही बताऊं आज की डेट में मेरी बहुत शायद 30% क्लाइंट्स के साथ होती है, 70% के साथ में तो ऑनलाइन ही बात होती है, और तो भी बिजनेस हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत जर्नी मेरी रही है। आई डोंट नो, अगर आपको इच्छा है मेरे बारे में रंजीत जी जानने की, मैं मॉरिशस कैसे पहुंचा, तो जरूर मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मेरा अगला प्रश्न मनीष आपसे यही था कि आप कैसे आप मतलब कॉन्टिनेंटल के साथ में कैसे जुड़े और मॉरिशस तक कैसे पहुंचे। राजस्थान से वो केन आपने हाथ में ली थी, पेट्रोल की केन आपने हाथ में ली थी, और अब जो है आप यूके में बैठ के कस्टमर्स को ऑनलाइन हैंडल कर रहे हैं। ये जर्नी थोड़ा सा बता दीजिए, यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचे आप। देखो, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हूँ। जिद्दी मैं हट नहीं कहूंगा, जो हम इंडिया में बोलते हैं ना हटीला इंसान है, वो हट नहीं है। जिद किस चीज की है कि कुछ करना है तो बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगा, कोशिश करनी है। हार जीत देखो सेकेंडरी मैटर है, डजंट मैटर हारेंगे जीतेंगे, हारेंगे भी तो लर्निंग ही तो होगी ना, हार के भी तो हम कुछ सीखेंगे ही। हर कोई हर बार जीत नहीं सकता, हारना भी जरूरी है जीतने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं हारने से डरता हूं, लेकिन मैं बिना कोशिश किए हारने से डरता हूं। तो मैं वो उस मामले में बहुत जिद्दी इंसान हूं। तो वो जिद थी जो मुझे मॉरिशस लेकर के आ गई। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मैक्स लाइफ के अंदर जुड़ गया था, जोधपुर गया 2008 में, मेरे को कंपनी ने गुड़गांव बुला लिया हेड ऑफिस के अंदर। फिर कंपनी ने मुझे बोले कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो मैंने कंपनी को बोला कि प्रमोट मी। मैं विद इन इंटरनल दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाला था, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं मत जाओ, एक काम करते तुम्हें प्रमोट कर देते, तुम औरंगाबाद चले जाओगे क्या। सही बताऊं तो औरंगाबाद का नाम भी नहीं सुना था गुड़गांव बैठ करके, क्योंकि मैंने राजस्थान में ही काम किया था। मैंने कहा मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो,
एक तो दे दो प्रमोशन और एक बढ़ा दो तनख्वाह। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता किसी नई सिटी में जाके काम करने से, लेकिन ये दो चीजें पूरी कर दो। बोले ओके, हम प्रमोट करते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं, औरंगाबाद जाना है। मैंने कहा चलो पहुंच जाएंगे। औरंगाबाद लैंड कर गए। उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं होती थी। दिल्ली से नांदेड़ गए, नांदेड़ से औरंगाबाद की फ्लाइट ली। उसके बाद पहुंच गए, गेस्ट हाउस में रह के महीने भर तक काम किया, पूरा सेटअप किया। फिर 2 साल मैंने औरंगाबाद में बिताए। फिर वहां से डिपार्टमेंट क्लोज हुआ तो मैं बॉम्बे, मेरे को ट्रांसफर मिल गया 1 साल के लिए। तो मैं हमेशा से, मेरा एक जिद रहा है कि कहीं पे भी जाना है तो वहां पे अपनी छाप छोड़ के आनी है। काम करना है तो पीपल शुड रिमेम्बर कि हाँ मनीष आया था तो उसने यहाँ पे इस तरीके का काम किया। तो बॉम्बे में मैं अच्छा काम कर रहा था। 2012 में मैं शिफ्ट हुआ था बॉम्बे, जून में। तो ऐसे ही मेरे पास ईमेल पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई थी, तो ऐसे यंग तो थे ही तो अप्लाई कर दिया। सोचा नहीं, शायद जनवरी में अप्लाई किया था, मार्च अप्रैल के आसपास मेरे पास कॉल आया naukri.com से कि इस तरीके से आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं किया। बोले नहीं, आपका ईमेल हमारे पास आया था। मैंने कहा हो सकता है मैंने क्लिक कर दिया, मुझे पता नहीं है, आप मुझे भेज दीजिए क्या है। तो उन्होंने मेरे को ईमेल भेजा, तो उसमें था नेशनल सेल्स मैनेजर मॉरिशस के लिए, यहाँ की लोकल इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए। तो मैंने कहा मैंने किया होगा, मुझे याद नहीं है, बट मुझे आप डिटेल दे दो। बोले आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो लोग 5 लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं, इंडिया वो लोग आएंगे दिल्ली, और आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, खुशी हो गई कि, और देखो इंडिया में कोई भी काम कर रहा होता है ना, सबका एक सपना होता है कि फॉरेन कंट्री में जाकर के अपॉर्चुनिटी मिलना। तो वो मेरा भी था। मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था उस टाइम पे, 1.5 साल हुआ था। तो मैंने मेरी वाइफ के साथ डिस्कस करके बड़े सपने संजो लिए थे। पहली बात तो मॉरिशस पता नहीं था सीरियसली कहाँ पे है। वर्ल्ड का मैप खोला तो वर्ल्ड के मैप को एनलार्ज कर 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 एक छोटा सा बिंदु ढूंढ के निकाला, अच्छा ये मॉरिशस है। नाम सुना था, पता नहीं था। तो मैंने कहा बड़ी खुशी हुई कि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने वाइफ को बताया, वो भी खुश थी। 1 महीना निकल गया, कोई अपडेट नहीं। तो मैंने उसको, हरमीत नाम है उस, शी इज अ गुड फ्रेंड नाउ, जिसने मेरे को अप्रोच किया था naukri.com से। तो मैंने हरमीत को फोन किया। मैंने कहा हरमीत आपने बोला था मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। बोले नहीं मनीष, उनको 5 बेटर लोग मिल गए हैं, आपसे बेटर लोग, जिनको वो इंटरव्यू करेंगे। 5 लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसे तो दिल नहीं टूट सकता इतने सपने संजोने के बाद में। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, कुछ मत करो, मेरे को एचआर का ईमेल आईडी दे दो, तो आई जस्ट वांट टू सेंड देम एन ईमेल। तो बोले आप एक काम करो मनीष, मुझे ईमेल भेज दो, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी, मैं डायरेक्ट एचआर का आपको नहीं दे सकती। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने एक कवर लेटर बनाया अपने बारे में और अपने आप को सेल किया उसके अंदर कि क्यों उनको मुझे इंटरव्यू करना चाहिए। वाई, मुझे नहीं पता था 5 लोग कौन हायर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैंने कहा मुझे क्यों रिजेक्ट किया। तो मैंने अपने आप को सेल किया उसके अंदर, और मैंने वो शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास हरमीत को ईमेल भेजा। सुबह 10 बजे हरमीत का मेरे पास कॉल आया कि मनीष वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो जब आएंगे दे वांट टू मीट यू। तो मैंने हरमीत को इतना भी बोला था, मैंने कहा अच्छा मैं अपनी टिकट का खर्चा पे करके बॉम्बे से दिल्ली आ जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। तो वो बोली नहीं नहीं, दे एग्रीड टू बियर एंटायर कॉस्ट ऑफ योर ट्रैवल एंड एवरीथिंग, आप चले जाओ। मैं 6th कैंडिडेट था, उनको 5 लोगों को इंटरव्यू करना था, लेकिन मैं 6th कैंडिडेट था। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, मेरा इंटरव्यू 1 घंटा चला। 3 लोग थे, एचआर डायरेक्टर, एचआर हेड, कंसल्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, ये 3 जने आए हुए थे मॉरिशस से इंटरव्यू करने के लिए। मैं 1 घंटे बाद जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकला, मैंने मेरी वाइफ को फोन लगाया और बोला देख 99.9% तो हम जा रहे हैं मॉरिशस। ये तो मैं 1% तो किस्मत खराब हो तो कह नहीं सकता, 0.1%, लेकिन 99.9% हम जा रहे हैं। बोले क्यों, उन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, कंफर्म नहीं किया, इंटरव्यू जिस तरीके का गया मैं उससे गारंटी दे देता हूं हम जा रहे हैं। और वही हुआ, अगले दिन मैं वापस बॉम्बे पहुंचा और मेरे पास सुबह कॉल आ गया था दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो बाकी की फॉर्मेलिटीज स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो मैंने आपको कही ना जिद, वो जिद थी कि अच्छा इन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया फिर मना कैसे कर दिया। हार नहीं मानूंगा जब तक कोशिश नहीं कर लेता। अगर मैं लेटर भेजने के बाद भी मना हो जाता तो हो जाता, लेकिन खुशी ये होती कि मैंने कोशिश की। वो कोशिश करके मैं मॉरिशस आ गया, मॉरिशस में काम किया। फिर 2018 जनवरी की बात है, कॉन्टिनेंटल शायद अपना ऑफिस स्टार्ट करना चाह रहे थे मॉरिशस के अंदर, अफ्रीका बेस्ड मार्केट को बढ़ाने के लिए। तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, किसी के थ्रू रेफरेंस मिला होगा, तो यही जूम इंटरव्यू हमारा हुआ था। अशोक जी थे उस टाइम पे,
एंसलम थे और एक एचआर की लेडी थी ज्योति, कॉन्टिनेंटल में, वो अभी जा चुकी हैं। तो ये 3 जने थे, मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया। तब मेरे को कॉन्टिनेंटल के बारे में पहली बार पता चला था। तो इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स है, ऐसा है। सही बात बताएं, इंडिया में जिस तरीके के प्रोडक्ट सेल होते हैं उसी तरीके के मॉरिशस में भी सेल होते हैं प्रोडक्ट, वही एंडाउमेंट प्लान्स, ये सब इंश्योरेंस के। तो वही वहां पे आईएनआर है, यहाँ पे एमयूआर है, रुपी है, दोनों जगह रुपी चलता है, कोई खास फर्क नहीं है प्लान्स में। वो प्लान सेल करते थे। तो जब उन्होंने मेरे से डॉलर में बात करना शुरू किया कि $10,000 का प्रीमियम, $15,000 का प्रीमियम, $1 मिलियन की पॉलिसी, पहली बात तो मेरे ऊपर से निकलने लगी सर के। मैंने कहा यहाँ पे लोगों को $1,000 का प्रीमियम देने में जोर आता है, वो $10,000 कहां से देगा? $10,000, $10,000 का मतलब अगर मैं कन्वर्ट करने भी जाऊं आज की डेट में मॉरिशस में, उसकी वैल्यू है 4.5 लाख रुपए। इंडिया के अंदर 8.5 लाख रुपए के आसपास है 10,000 की वैल्यू। मैंने कहा जो लोग 1 लाख रुपए देने में जोर आता है या $1,000 देने में जोर आता है, वो 8 लाख रुपए कहां से देगा? तो वो डर मेरे को लगा। तो मैंने कहा अगर मैं ये छोड़ करके इस नौकरी में चला गया तो ये तो बिकेगा ही नहीं मुझसे। ये प्लान कौन से, तो एलियन प्लान लग रहे हैं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं इन प्लान के बारे में। तो मैंने ज्यादा ध्यान लगाया नहीं। फिर इन्होंने मुझे फिर से अप्रोच किया कि मैंने कहा आई डाउट कि ये प्रोडक्ट बिकेंगे। बोले आप एक काम करो, 2 दिन के लिए दुबई आओ, आके यहाँ पे ऑफिस देखो, यहाँ पे लोगों से मिलो, जानो प्रोडक्ट के बारे में। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो घूम के आ जाएंगे दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है जून 2018 की बात है शायद। मैं दुबई गया 2 दिन के लिए, कॉन्टिनेंटल के ऑफिसेज विजिट किए, लोगों से बात की, मिला। तो मुझे ऑफिस विजिट करके बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इतना शानदार ऑफिस है, इतने लोग हैं, और सबसे अच्छी बात मेरे को कॉन्टिनेंटल की जो एक लगी ना, अगर आप जाएंगे, अशोक जी जो है चेयरमैन है कंपनी के, अक्षय उनके बेटे हैं, वो भी डायरेक्टर है कंपनी में, एंसलम भी अभी डायरेक्टर है कंपनी में। वहां पे ऑफिस में इनका किसी का कोई कैबिन नहीं है। रंजीत तो विजिट करके आए तो रंजीत को बहुत अच्छे से पता होगा। ऑफिस में आप इंडिया में चले जाओ, किसी भी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पे आप जाओगे, उसका एक कैबिन होगा, बाहर एक सेक्रेटरी बैठी होगी, पहले अपॉइंटमेंट लो, उसके बाद अंदर जाकर के मिलो, अच्छा सा कैबिन बना रखा होगा। कॉन्टिनेंटल के हमारे 3 ऑफिसेज हैं, तीनों ऑफिसेज में किसी का कोई कैबिन नहीं है। जितने भी क्लोज्ड कैबिन्स है ना, वो भी ग्लास डोर कैबिन्स है, पूरे ग्लास वॉल्स है, वो सब मीटिंग रूम्स हैं। अशोक हो चाहे अक्षय हो चाहे कोई भी हो, सब किसी ना किसी डेस्क पे बैठ के काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी डेस्क है, ये तुम्हारी डेस्क है, ये मेरी चेयर है, जिसको जहां जगह मिली बैठ के काम कर लो। मीटिंग्स है, मीटिंग रूम बुक करो, क्लाइंट के साथ मीटिंग करो। तो मुझे वो देख करके वो कल्चर बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आके मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे इन प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च किया, पढ़ा, प्रोस पढ़े, कॉन्स पढ़े कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बिक सकते हैं, नहीं बिक सकते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करनी चाहिए। वो करके मैंने शुरू किया। लेकिन चैलेंज आया, ये नहीं है कि पहले दिन से हो गया, क्योंकि नया फील्ड था। तो 2018 में मैंने नवंबर में ज्वाइन किया। 2019 के शुरू के 5-6 महीने मुझे चैलेंज आया, वो प्रीमियम की बात करना। वो चैलेंज इसलिए नहीं आया, जो मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, किसी को ये लगे कि नहीं क्लाइंट को देने में जोर आता है वो प्रीमियम, नहीं नहीं नहीं। मैं खुद डरा हुआ था कि मैं क्लाइंट से इतना प्रीमियम ले सकता हूं क्या। वो डर मेरे अंदर का था। क्या मैं क्लाइंट को अगर बोलूंगा $10,000, क्योंकि वो $10,000 मुझे खुद को बड़ा लग रहा था। मैं बोलूंगा क्लाइंट को $1 लाख, वो मेरे लिए $1 लाख बड़ा है, मे बी क्लाइंट के लिए नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से वो कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था कि मैं क्लाइंट से इतने बड़े प्रीमियम की बात कर सकता हूं क्या। तो वो हम जो सोचते हैं ना, क्लाइंट नहीं दिया प्रीमियम, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे अंदर का डर मुझे रोक रहा था उससे, वो कन्विक्शन के साथ में बात करने से। तो इनिशियली मुझे चैलेंज आया, फिर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बदली और बहुत वीडियोस देखे, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अपने स्किल्स को रिफाइन करना चाहिए। फिर मैंने हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूएसपी बनाना शुरू किया, अपना खुद का सेलिंग पॉइंट्स बनाने शुरू किए कि इस बारे में बात करनी चाहिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए, ये स्टोरीज। मैं कभी भी अगर मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर्स या उनके एडवाइजर्स कभी भी कोई कॉल करते हैं, जॉइंट कॉल, वो देखेंगे मैं क्लाइंट को कभी भी प्रोडक्ट नहीं समझाता हूँ, मैं स्टोरीज सुनाता हूँ, स्टोरीज पे बात करता हूँ, उससे उनको कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट को स्टोरीज के अंदर डाल करके उनको समझाता हूँ कि क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है लेना, कैसे आपके फैमिली के लिए फायदेमंद होगा। तो वहां वो दिन था जब 2019 में मैंने शायद बहुत कम बिजनेस किया था। और अभी लास्ट मंथ की अगर आप बात करें,
वो मैं बांग्लादेश मैंने विजिट किया था आज से 2 साल पहले। मैं एक क्लाइंट से मिला था 2 साल पहले, बांग्लादेश के क्लाइंट। मैं 2 बार बांग्लादेश विजिट कर चुका लास्ट 1 साल के अंदर। कुछ नहीं, लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर उनके साथ मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा मनीष चलो ठीक है, मेरे को एडवाइस करो। एक कवर $6.1 मिलियन का कवर किया है दिसंबर के अंदर। उनका एनुअल प्रीमियम है $1,27,000। $1,27,000 की अगर हम बात करें पर ईयर, वो भी उनको 15 साल पे करना है। अगर मैं करोड़ में बात करूं तो 1,27,000, 1.5 करोड़ साल का प्रीमियम वो पे कर रहे हैं। एक क्लाइंट है मॉरिशस बेस्ड है, 69 इयर्स ओल्ड। उनको हमने पूरा लेगेसी प्लानिंग करके समझाया। उनका प्रीमियम है $1.5 मिलियन पे कर रहे हैं। $1.5 मिलियन का मतलब है तकरीबन 15 करोड़ के आसपास, 14 से 15 करोड़ के आसपास वो पे उन्होंने मतलब पे करने वाले हैं। सब कुछ क्लियर हो गया है। संजॉय प्लान की अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी एक ने बात की थी संजॉय प्लान के बारे में। मैं किसी से मिला था, उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने पे किया लास्ट ईयर $1 मिलियन का प्रीमियम उसके अंदर 2 इयर्स के लिए, $5 लाख, $5 लाख साल का। तो जो इंसान $10,000 सुन के डर रहा था, वो आज की डेट में $1 मिलियन, $1.5 मिलियन का प्रीमियम लेकर के आ सकता है। वो किस लिए? क्योंकि मैंने वो अपने अंदर के डर को हटा दिया कि कोई बात नहीं है, $1 मिलियन उस क्लाइंट के लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ी बात है लेकिन उस क्लाइंट के लिए नहीं है। लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन में मैं वो डर क्लाइंट को दिखाई नहीं सकता कि मुझे $1 मिलियन सुन के डर लग रहा है। तो क्लाइंट सोचेगा ये जो मेरे को $1 मिलियन बता रहा है, उसको बोलने में डर लग रहा है, तो मेरे से लेकर के कैसे जाएगा। तो ये फर्क बहुत जरूरी है हमारे उसमें, जो मैंने अपने डर के ऊपर जीत पा ली कि नहीं नहीं नहीं। और आज की डेट में मैं खुद पे करता हूं, अपना साल का प्रीमियम पे करता हूं $12,000, अपनी लाइफ पॉलिसी का पे करता हूं। बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अगर टोटल मैं देखूं तो साल का मेरा $10,000 से $15,000 उसमें जाता है। तो धीरे धीरे मैंने भी अपना इनकम लेवल चेंज किया, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आया कि मैं उन क्लाइंट्स के पास जाकर के बात करता हूं। आज की डेट में अभी इस कॉल से पहले मैं किसी से इंडिया में ही बात कर रहा था, तो बोले मनीष जी आप कब आ रहे हैं नेक्स्ट इंडिया। मैंने कहा मैं मार्च में आ रहा हूं। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदुजा ग्रुप के हेड से मिलवाऊंगा, जो ओनर है, वन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप ओनर। मैंने कहा डेफिनेटली चलो। अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी, मनीष जी मेरे रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वन ऑफ द अंबानीज के साथ में मीटिंग अरेंज करने की। मैंने कहा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज की डेट में अगर आप बोलोगे ना इनके पास बैठ करके बात करने में कोई डर है, नहीं। मे भी उनके पास पैसा है, बहुत उन्होंने कमाया है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्किल है उस पैसे को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करके मे भी उनके लिए हेल्पफुल बना सकता हूं, उसका कॉन्फिडेंस है। तो ये जर्नी रही है इतने सालों की। आज 24 साल में सीखा है, धीरे धीरे हर साल सबसे सीखने को मिलता है और सीखते गए और कोशिश करते उस चीज को आगे अप्लाई करते रहे। तो ये जर्नी मॉरिशस तक की रही है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।